DSSB के माध्यम से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। दो डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के माध्यम से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसमें क्रमशः पदों की संख्या 1055 और 125 यानी टोटल पदों की संख्या 1180 है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्राइमरी की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसेंशियल है, मतलब कि ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ें मांगी गई हैं देखिए। सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इंटरमीडिएट में आपका 50% कम से कम हो और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने किया हो, डीएलएड कोर्स किया हो, तब आप एलिजिबल होंगे। या सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स हो और 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। या सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% मार्क यानी इंटरमीडिएट में 50% मार्क और 4 साल का बीएलएड कोर्स अगर आपने किया है तो एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स के साथ स्पेशल एजुकेशन डीएलएड अगर आपने किया हुआ है तो एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ आपका सीटेट प्राइमरी लेवल का यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। सीटेट में कितने मार्क्स होंगे इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़ रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मस्ट हैव पास्ड हिंदी, उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन सेकेंडरी लेवल, यानी कि हाई स्कूल। देखिए सेकेंडरी का मतलब होता है हाई स्कूल यानी 10th की बात की जा रही है, और सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है इंटरमीडिएट यानी 12th की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, सेकेंडरी लेवल यानी 10th में आपका हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है समझ लीजिए। 4 साल का बीएलएड कोर्स अगर आपने किया है, डीएलएड कोर्स अगर आपने किया है, डीएड स्पेशल एजुकेशन में अगर आपका है, और साथ ही साथ सीटेट आपका क्वालिफाई है, और 10th में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच से, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक, यानी पे लेवल जो होगा वो 6ठे लेवल पर, और ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी सैलरी है और एक रेपुटेटेड जॉब है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। अब जो दूसरा डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, तो इनका जो यहाँ पर पद है प्राइमरी पोस्ट के लिए, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है एसेंशियल, इसको समझ लेते हैं। तो 12th आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपका है जैसे कि ETE, JBT, DIET, BELED या फिर जिस भी नाम से जाना जाता हो, 2 साल का अगर आपका कोर्स है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास, मतलब कि हिंदी आपका मस्ट है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 4 ऑप्शन दिया गया था 10th लेवल पर, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में से कोई एक पढ़ा है तो आप वहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल वाली पद के लिए, तो यहाँ पर 10th लेवल पर हिंदी ही केवल मांगा गया है, और साथ ही साथ डीएलएड कोर्स मांगा गया है 2 साल का, और 12th में आपका 50% होना चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST से तो 5% का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिजायरेबल की बात की गई है तो कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर डिजायरेबल है, मतलब कि ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस टाइप से ये समझ लीजिए। अगर आपका नहीं है कंप्यूटर नॉलेज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो सेम पे स्केल यहाँ पर भी है, और ये भी ग्रुप बी की जॉब होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, और जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आगे अब भी हम लोग बात करेंगे कि कितने एज में रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है।
कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया केवल होना चाहिए। आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो, इस DSSB प्राइमरी स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, या फिर जो भी एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है, हालांकि एक्सपीरियंस प्राइमरी के लिए कोई भी नहीं मांगा गया। ठीक है, तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 16 अक्टूबर 2025 तक आपका हासिल होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये यहाँ पर फीस निर्धारित किया गया है। वहीं पर अगर आप एक वुमन कैंडिडेट हैं और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एग्जम्प्ट किया गया है एप्लीकेशन फीस से, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 100 रुपये फीस है। बाकी जितनी भी कैटेगरी बचते हैं, चाहे आप वुमन कैटेगरी की बात कर लीजिए, SC ST की बात कर लीजिए, PWD की बात कर लीजिए और एक्स सर्विसमैन की बात कर लीजिए, उन सबको 1 रुपये भी फीस नहीं पे करना है। आप फ्री में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज या फिर सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो मेक श्योर कि आप जरूर आवेदन करिएगा। 1 रुपये भी फीस नहीं लग रहा है अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अनरिजर्व के लिए भी बहुत कम है, 100 रुपये। जहाँ पर यूपी टेट के लिए 1700 रुपये फीस की बात चल रही है, वहाँ पर 100 रुपये, और वो भी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल Tier 1 एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप DSSB विल कंडक्ट 1 tier एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ठीक है, केवल एक ही लेवल का एग्जाम होगा, प्री मेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें टोटल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे और टोटल 200 अंकों का ये पेपर होने वाला है। अब इस पेपर में सेक्शन A में आप देख सकते हैं MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। क्या कहा जा रहा है, देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 20 मार्क ईच, यानी कि 5 सेक्शन होंगे और पांचों सेक्शन 20-20 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन होगा सेक्शन B, इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच मार्क बेस्ड ऑन NCT करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी कि प्राइमरी के लिए जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उससे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब सीधे तौर पर ये समझ लीजिए ये CDP है, प्योर CDP से आपका 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो DSSB में कितना इंपॉर्टेंट है CDP आप समझ सकते हैं। 100 अंक में आपके GA GS अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और 100 नंबर का अकेले CDP से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। कहा यह जा रहा है कि अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो एक प्रश्न के सापेक्ष 0.25 यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। यानी कि 4 प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। सीधे तौर पर यह समझ लीजिए। रिजर्वेशन पॉलिसी को समझ लीजिए, क्योंकि इसी से आपका सीटेट का मार्क्स कितना होना चाहिए वो डिसाइड होगा। देख सकते हैं आप रिजर्वेशन बेनिफिट्स। कहा यह जा रहा है कि रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द SC ST OBC EWS PWD ESM एंड अदर स्पेसिफिक कैटेगरी कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विथ द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सर्कुलर्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं नो रिक्वेस्ट टू चेंज द कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड एट एनी लेटर स्टेज, यानी कि बाद में जाकर के आप अगर अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि बाद में आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें होंगी वो इस डेट तक का आपका बना होना चाहिए। फॉर्म में मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाए वो उससे मतलब नहीं है। आवेदन करते समय आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। यहां पर आप देख सकते हैं OBC कैंडिडेट के लिए विशेष कर लिखा गया है ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वाइड लेटर नंबर दिस एंड दिस फाइल नंबर दिस एंड दिस विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सिंग अंडर OBC कैटेगरी, यानी कि
अगर आप दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे, आप अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे। यानी कि ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ केवल और केवल उन कैंडिडेट को मिलेगा जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उनका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू हुआ होना चाहिए। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कि दिल्ली के बाहर के अगर आप हैं और किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप अनरिजर्व के तौर पर वहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पर देख लीजिए आगे एक बार और थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए साफ तौर पर यहां पर लिखा गया है ओबीसी आउटसाइड यानी कि दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। मतलब ऐसे समझिए, आप DSSP के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और यूपी के निवासी हैं। यूपी में आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आपकी जाति सेंटर लेवल पर भी ओबीसी में क्यों ना आती हो, चूंकि आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आपको ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करना होगा। ओबीसी कैटेगरी में केवल वही कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं जो कि दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब जब यहां पर बात की जा रही है कि ओबीसी आउटसाइड सब अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली के बाहर के जितने भी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आवेदन करने की जो शर्त होगी सीटेट में मार्क्स वो 90 नंबर है। क्यों? क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं और अनरिजर्व के लिए सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 नंबर होता है। ठीक है, तो ओबीसी में रहने के बावजूद भी आपको 90 नंबर अगर आप सीटेट में हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात कर लें अगर SC ST OBC और EWS के लिए, तो देखिए अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC हु इज selected on the same standard as applied unreserved category candidate and who appears in the combined merit list is treated as own merit candidate. Such candidate is adjusted against unreserved point of reservation roster. Only such OBC SC ST candidate who are selected on the same standard as applied to the unreserved category shall not be adjusted against reserve vacancy. क्या कहा जा रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है जिसमें साफ तौर पर उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कैटेगरी से बिलोंग करने वाले वो अभ्यर्थी जिनका मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स से ज़्यादा भी हुआ लेकिन किसी भी स्टेज पर उन्होंने कैटेगरी का लाभ लिया है, जैसे कि एज में रिलैक्सेशन ले लिया है, और अगर उनका मार्क्स अनरिजर्व से भी ज़्यादा हुआ तो भी उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को अनरिजर्व सीट पर तभी केवल एडजस्ट किया जाएगा जब वो अनरिजर्व कैटेगरी के सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, और अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संबंध में जजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इन अदर वर्ड व्हेन अ रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड इज अप्लाइड इन सेलेक्टिंग SC ST OBC कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल इन द एज लिमिट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन इज एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन लेटर लार्जर देन व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ETC SC ST OBC कैंडिडेट आर टू बी काउंटेड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी। मतलब कि OBC का कैंडिडेट है, SC का कैंडिडेट है, ST का कैंडिडेट है, अगर वो अनरिजर्व कैंडिडेट से भी ज़्यादा नंबर लाता है लेकिन किसी भी तरीके से उसने किसी भी कैटेगरी का लाभ लिया है, जैसे कि एज में रिलैक्सेशन लिया है या फिर एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन लिया है, तो UR से ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी उसको UR पर एडजस्ट ना करके उसको उसी की कैटेगरी में एडजस्ट किया जाएगा। केवल वही कैटेगरी वाले अभ्यर्थी ओवरलैप होकर के अनरिजर्व सीट पर जाएंगे जो कि किसी भी तरीके से रिलैक्सेशन का लाभ नहीं लिए हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि SC ST कैटेगरी के लिए क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अनरिजर्व सीट से फाइट करेंगे? नहीं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप SC ST कैटेगरी से ही आवेदन करेंगे। जो ये शर्त थी वो केवल OBC कैंडिडेट के लिए थी कि अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट अनरिजर्व में फाइट करेंगे, बाकी SC ST वाले कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। मतलब SC से बिलोंग करते हैं तो इस आवेदन में आप SC ही भरेंगे और ST से बिलोंग करते हैं तो ST ही भरेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। एज रिलैक्सेशन की और इसी के साथ आपके जो सीटेट में मार्क्स होंगे वो SC ST के लिए आपका 82 नंबर होना चाहिए, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंटर लेवल का होना चाहिए तभी मान्य होगा। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी से आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया लेकिन केवल स्टेट लेवल का बनवाया तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेंटर की वैकेंसी है और उस हिसाब से आपका सेंटर लेवल वाला ही मांगा जाएगा। तो अभी समय है, आप इसको बनवा सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा इसको एक बार समझ लेते हैं। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का और PWD SC ST को 15 साल का PWD और OBC को 13 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर दो डिपार्टमेंट की जो बात की गई है, तो क्या एक ही फॉर्म के माध्यम से दोनों में भरा जा सकता है? बिल्कुल भरा जा सकता है। आपको केवल टिक करना होगा, एक चेकबॉक्स होगा, उस पर केवल टिक करना होगा कि क्या आप दोनों डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। और एक ही एग्जाम के माध्यम से आपका दोनों में सिलेक्शन हो सकता है। जैसे याद करिए बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में अगर आपने देखा होगा तो प्राइमरी में ही 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई थी और एक ही परीक्षा के माध्यम से दोनों में सिलेक्शन दिया गया था। तो उसी तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर मैं इसको समराइज करूँ तो देखिए, अगर डीएलएड है, आपका बीएलएड है, डीएड स्पेशल एजुकेशन है और सीटेट में क्वालिफाई है पेपर 1, और अगर आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी में से कोई एक सब्जेक्ट हाई स्कूल में पढ़ा है आपने, तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। केवल एक ही लेवल का पेपर होगा, टीयर 1, और इसमें 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जीएस और इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी जो होगा वो प्योर सीडीपी होगा, जिसके 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आपका सीडीपी का वेटेज है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। इसके अलावा ओबीसी वाले कैंडिडेट अनरिजर्व में फाइट करेंगे अगर आप दिल्ली से बाहर के बिलोंग करते हैं तो, और ओबीसी वाले बाहर के कैंडिडेट, मतलब दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट के लिए सीटेट में मार्क्स 90 अंक होना चाहिए। एससी एसटी वाले अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंटर लेवल का बना होना चाहिए। ओबीसी के लिए तो कोई झंझट ही नहीं है अदर स्टेट के लिए, क्योंकि ओबीसी वाले अनरिजर्व में फाइट करेंगे, ठीक है। आपके मन में एक शंका आ सकता है कि जब आप सीटेट या फिर सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो सीटेट के मार्कशीट पर आपका कैटेगरी लिखा होता है। तो मान लीजिए किसी ने यूपी में रहते हुए ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया, और जब वो आवेदन करने जा रहा है तो चूंकि वो जनरल से आवेदन करेगा, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल ये देखा जाएगा कि आपने आवेदन जनरल से किया है तो जनरल का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 90 अंक, उतना आपका है या नहीं। अगर है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उस पर कैटेगरी क्या लिखी गई है उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर 2025 है, और बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। अच्छा खासा एक रेपुटेटेड सैलरी के साथ एक रेपुटेटेड जॉब है, सेंटर लेवल की जॉब है, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसमें आवेदन करेंगे। आवेदन शुल्क बहुत कम है, सभी के पास मौका है, अच्छी खासी वैकेंसी है चयन लेने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।